तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था लेके आया हूँ। टोटल 200 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, डाला हुआ है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर एडम स्मिथ हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। चलते हैं इसका डिटेल्स देखते हैं थोड़ा सा। अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक एन इक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में अर्थव्यवस्था को मान्यता प्राप्त हुई, इसलिए इनको अर्थव्यवस्था का जनक कहा था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। पूर्ण रूप पूछ रहा है, ठीक है। इसका JAM का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इसका JAM का पूर्ण रूप होगा जनधन आधार मोबाइल। जनधन आधार मोबाइल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए कर रहा है, जनधन आधार मोबाइल, जनधन खाते के आधार और मोबाइल के नंबर से जोड़ने की सरकारी सब्सिडी बिना किसी हिसाब सीधा लाभार्थियों खाते में। चलते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं। द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड द इंटरेस्ट पुस्तक किसकी लिखी है? तो कह रहा है द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा JM केन्स हो जाएगा, JM केन्स द्वारा। इसका राइट आंसर JM केन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान? तो इसका राइट आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, यह पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था तत्व का संयोजन होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आर्थिक संसाधनों को महत्वपूर्ण भाग पर सरकार अथवा राज्य के नियंत्रित होता है। साथ ही निजी क्षेत्रों में विकास के उपयुक्त अवसर प्रदान होता है। व्यापारिक रूप से उपकरणों में अंतरित दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण होता है, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था में कौन कौन देश आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वो अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में समर्थन होती है, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है, वह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थन होती है, तो उसके क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। एक ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्मिक अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं वो अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में समर्थ होती है, उसे क्या कहते हैं? और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 606 नंबर। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है? कह रहा है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है, तो हो जाएगा इसका राइट पशुपालन हो जाएगा। पहला क्षेत्र में हो जाएगा निर्माण, कृषि हो जाएगा पहला क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र में विनिर्माण हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है द्वितीय क्षेत्र में पशुपालन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत की आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो M विश्वेश्वरैया द्वारा भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? M विश्वेश्वरैया। भारत की आर्थिक नियोजन पहली स्वरूप रूपरेखा प्रस्ताव M विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक पैन एन इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में रखा था, ठीक है। यह योजना 10 वर्षीय थी, जिसके मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना तथा लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी योजना डैश डैश द्वारा प्रतिपादित की गई थी। गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मन्ना रायन अग्रवाल हो जाएगा, मन्ना रायन अग्रवाल हो जाएगा। राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1944 में महात्मा गांधी के विचारों प्रेरित होकर श्री मन्ना नायर ने गांधीवादी योजना नाम से एक योजना बनाई। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन चला है, देखें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक विकास दर कितनी थी? कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर कितनी थी? प्राप्त आर्थिक विकास दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 था, 3.6। प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक चला। हेरोड मॉडल पर आधारित था और किसाई तथा
कृषि और सिंचाई संसाधनों विकास करना था। वृद्धि लक्ष्य 2.1 रखा गया, ठीक है, लेकिन प्राप्त हुआ 3.6, मतलब कि ये पंचवर्षीय योजना सफल रहा, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, 15 मार्च 1950 केसी नियोगी की सिफारिश पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये थोड़ा देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाया जाता है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। प्रथम अध्यक्ष पूछेगा योजना आयोग को तो नेहरू जी होंगे और लास्ट वाला तो मोदी जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 612 नंबर क्वेश्चन, सर्वोदय योजना का प्रतिपादन निम्नलिखित किसने किया था? सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किया था। जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। इसके तहत कृषि और एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 613 नंबर, योजना अवकाश 3 वर्ष थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1966 से 1969 में योजना अवकाश कहा जाता है। 1966 से 1969 बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसका डेट थोड़ा देखते हैं। सन 1962 में भारत और चीन के साथ 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हो रहा था और 1965 पाकिस्तान के साथ कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, जिसके कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थान पर 3 वर्ष एक योजना लागू की गई, ठीक है। इसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। 1966 से 1969 वार्षिक योजना लागू की गई। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नीति आयोग के प्रथम मुख्य सीईओ कौन है? कार्यकारी अधिकारी, तो इसका राइट आंसर सिंधु श्री खुल्लर हो जाएगा। सिंधु श्री खुल्लर, नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन? सिंधु श्री खुल्लर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अब वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। राइट आंसर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नीति आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त करने के बाद इसके स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की प्रकृति गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 से 12 हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। थोड़ा देख ले डिटेल्स में। आधार वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है जिसकी कीमतों को आधार मानकर वर्तमान अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। जनवरी 2015 को आधार वर्ष 2004 और 5 में बदलकर 2011-12 में किया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधार वर्ष उसको कहते हैं जिसको मानकर इकोनॉमिक की गणना की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्ण रूप से स्थापित, तो पंजाब नेशनल बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक को पूर्ण रूप से स्थापित भारतीय बैंक माना जाता है। भारतीय द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक 1881 में अवध कमर्शियल बैंक जो को माना, जबकि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल को। कह रहा है कि भारतीय द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक कौन है? कब किया गया था? 1881 में। और कौन सा बैंक? अवध कमर्शियल बैंक। पूछेगा अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1881 में। आ जबकि पूर्ण रूप से कहेगा तो पंजाब नेशनल बैंक, PNB हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ईस्वी और इसका याद रखिएगा, बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुआ, पहला बैंक भारत का। चलते क्वेश्चन पर। आप पूर्ण रूप से कहेगा तो पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो इसका राइट है GNP बराबर GDP प्लस विदेशी से प्राप्त निवल आय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का GNP बराबर GDP प्लस विदेश से प्राप्त निवल आय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया? कह रहे कि भारत में 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी, तो यह सर्वप्रथम अभिनिश्चय किसने किया? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी ने अर्थ आकलन किया, ठीक है, 20 रुपया था।
इसका डिटेल में थोड़ा देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1876 में दादा भाई नौरोजी ने द्वारा किया गया। वर्ष 1867 के लिए अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये प्रति वर्ष बनाई। ठीक है, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1911 से 12 में फिडिलियस शिवराज द्वारा प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बदल गया। ये क्वेश्चन ये हो बहुत अच्छा, जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। 1911-12 में फिडिलियस शिवराज द्वारा प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये कर दिया गया 20 रुपया से। तो पूछेगा 49 रुपया प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा किया गया था? फिडिलियस शिवराज द्वारा 1911 से 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दादा भाई नौरोजी द्वारा बोला गया था 1867 से 1876 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाला मूल्य ह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है? कह रहे कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन से उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के दौरान मूल्य ह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो शुद्ध GNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी से दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया? गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर प्रोफेसर रेगनर नर्क से हो जाएगा। नक्स से, प्रोफेसर रेगनर नर्क से हो जाएगा। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर रेगनर नक्स से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित समयावधि के में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की, एक मिनट इसको जूम आउट कर लेते दूसरा। 622 नंबर क्वेश्चन है एक निश्चित समय अवधि के मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति को क्या कहलाती है? कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी उच्च बढ़ती हुई दर को स्थिति क्या कहलाते हैं? तो निस्पंदन या मुद्रास्फीति कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 623 नंबर। फिलिपिस वक्र संबंध दर्शाता है। फिलिपिस वक्र संबंध किसे दर्शाता है? तो स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर को। पूछिए क्वेश्चन फिलिपिस वक्र शब्द किसे दर्शाता है? तो स्फीति शब्द तथा बेरोजगारी शब्द दर को। चलते हैं क्वेश्चन पर। फिलिपिस वक्र सकारात्मक और नकारात्मक मुद्रा स्फीति के दर दोनों बेरोजगारी के प्रभाव को वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति किसने द्वारा बनाई गई? मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका राइट आंसर है RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मौद्रिक नीति बनाई गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 625 नंबर। स्वैच्छिक वाहन स्कैनिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्य वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है। कह रहे कि स्वैच्छिक वाहन स्कैनिंग के नीति के अंतर्गत वाणिज्य वाहनों की सीमा क्या रखी गई है? तो 15 वर्ष। कह रहे कि स्वैच्छिक वाहन स्कैनिंग की नीति के मामले में वाहनों के मामले में 20 वर्ष पश्चात, वाणिज्य वाहनों के 15 वर्ष के पश्चात ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की जांच की जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन पर। वस्तुओं और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से क्रय और विक्रय करना कहलाता है। तो ई वाणिज्य कहलाता है। कह रहे वस्तुओं और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से मतलब कि ऑनलाइन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है तो ऑनलाइन से माध्यम से क्रय और विक्रय करने, खरीदने और बेचने का क्या कहलाता है? तो ई वाणिज्य कहलाता है। ई वाणिज्य। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, 627 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इसमें से कौन नहीं है? तो निर्यात और कर्ताओं का ऋण देना पड़ता है। निर्यात कर्ताओं का ऋण देना, यही काम नहीं है। करेंसी नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। मुद्रा योजना बनाना ठीक काम है। भारत के सभी बैंकों में नियंत्रित रखना मुद्रा काम है, लेकिन निर्यात और कर्ताओं के ऋण देना काम नहीं है रिजर्व बैंक इंडिया के। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य देखिए, मौद्रिक नीति का संचालन करना, शाख नियंत्रित करना, मुद्रा जारीकर्ता करना, बैंक के रूप में है, विदेशी मुद्रा भंडार संरक्षण करना, विदेशी विनिमय दर नियम करना। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा राज्य लागू करने किया है? कह रहा है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू किया गया था। एक देश और एक राशन के पायलट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और वह तेलंगाना में। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें। अगला क्वेश्चन है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्य में सम्मिलित है, मतलब कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। सेबी के कार्य में कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन। एक मिनट, सेबी का काम क्या है बताइए। चलिए देखते हैं।
सेबी का काम है स्टॉक एक्सचेंज में कार्यों को विनियमित करना, इसका काम है शेयर बाजारों से संबंधित अनुसूचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारों को कार्यों पर रोक लगाना, ये ठीक है, दोनों ठीक है। और प्रतिभूतियों के अंतरण व्यापार को नियंत्रित करना, राइट आंसर डी ऑप्शन है, सभी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अवमूल्य का उद्देश्य होता है, अवमूल्य का उद्देश्य होता है तो निर्यात को प्रोत्साहित करना, निर्यात को प्रोत्साहित, अवमूल्य का उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहित करना, राइट आंसर हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना, डी ऑप्शन है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। बुल एंड बियर शब्दावली शब्द किससे संबंधित है, बुल एंड बियर किससे संबंधित है, तो स्टॉक मार्केट से है। बुल एंड बियर कहा जाता है, अप एंड डाउन का कहा जाता है, ठीक है। तो इस किससे संबंधित है, स्टॉक मार्केट। जैसे कि कोई होता है ना, जैसे ऊपर जाता है बुल, नीचे आता है बियर, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से ही सब संबंधित है, बुल एंड बियर, अप डाउन। स्टॉक मार्केट में अप डाउन जैसे करते हैं उसको बुल एंड बियर कहा जाता है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दिया हुआ है बुल का अर्थ है तेज़ी से ऊपर जाना और बियर का अर्थ है मंदी। अब बुल एंड बियर का सर मार्केट में क्या आता है, दशा को पता चलता है, ठीक है। तो बुल पूछेगा तब ऊपर जाना, अब बियर पूछेगा तो मंदी नीचे आना। चलते अगले क्वेश्चन पर। जबकि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश से की गई, कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना किस समिति की सिफारिश आधार पर की गई, तो शिवरमन समिति हो जाएगा, शिवरमन समिति, राइट आंसर शिवरमन समिति। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना किस समिति पर, शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 में लागू करने की संसद एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। तो पूछेगा नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, नरसिम्हन समिति किसके संबंध में सुझाव केंद्र और सरकार को दिया था, नरसिम्हन समिति किसके संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। नरसिम्हन समिति किसके संबंध में सुझाव दिया था, तो राइट आंसर इसका बैंकिंग संचार सुधार संबंधित, बैंकिंग संचार सुधार संबंधित, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल्स में नरसिम्हन समिति ने अपनी स्तुति दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत बैंकों की आर्थिक कार्य कुशलता और प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि के लिए बैंकों को जमा पूंजी उत्पादों के लिए बढ़ावा देने से बनाई गई, ठीक है। तो 1991 में बैंकों को सुधार प्रणाली से। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्री रंगराजन समिति के आधार पर प्रतिदिन कितने रुपए की उपभोग खर्च करने वाले ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाता है, कह रहा है कि श्री रंगराजन समिति द्वारा कितने रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाले व्यक्ति गरीबी नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर 32 रुपये। जो 32 रुपये खर्चा करता है उसके अर्थव्यवस्था के अनुसार उसको गरीबी नहीं माना जाता है, श्री रंगराजन समिति के अनुसार। चलते हैं क्वेश्चन पर। 32 रुपये, राइट आंसर 32 है। श्री रंगराजन समिति 2012 की रिपोर्ट 2014 में इस समिति ने गरीबी की गणना संशोधन मिश्रण संदर्भ में अवधि बना कि ग्रामीण में प्रतिदिन 32 रुपये और प्रतिमाह 972 रुपये खर्चा करने वाले गरीबी नहीं माना जाएगा, और शहरी में 47 रुपये और प्रतिमाह 1407 रुपया, इसको गरीबी नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बहुत पुराना रिपोर्ट है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं डिटेल्स में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। प्रति व्यक्ति आय की का बढ़ना यह प्रदर्शित करता है किसी राष्ट्र में लोगों तक वस्तुओं में स्वभाव पहुँच बढ़ रही है, उनके भौतिक जीवन पर विकास हो रहा है। चलते अगले क्वेश्चन पर। आधार वर्ष 2004-05 को कब बदलकर 2011-12 कर दिया गया। आधार वर्ष को कह रहा है कि आधार वर्ष जैसे इकोनॉमिक्स की गणना किया जाता है ना, तो उसके आधार पर 2004-05 में किया जाता था, ठीक है। तो जो 2011-12 कब कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। तो जैसे कि आधार वर्ष जैसे कि अभी 2011-12 के अनुसार इकोनॉमिक्स का गणना होता है, ठीक है, उसके आधार वर्ष के आधार पर। तो कह रहा है कि पहले था ना 2004-05 था, तो इसको कह रहा है कि 11-12 कब कर दिया गया, तो इस 2015 में, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आधार वर्ष व चालू वर्ष में अंतर होता है, तो मुद्रास्फीति का अंतर होता है, मुद्रास्फीति हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उत्पादन विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा
आय विधि द्वारा सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा सभी, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय है, निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय बाई कुल जनसंख्या को, राष्ट्रीय और कुल जनसंख्या को प्रति व्यक्ति आय करते हैं, राष्ट्रीय आय बाई कुल जनसंख्या। चलते हैं क्वेश्चन पर, बहुत ज़्यादा जूम हो गया था। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने की किसी देश की राष्ट्रीय आय की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बराबर है राष्ट्रीय आय बाई कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय पूछेगा फॉर्मूला ना, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बाई कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देते हैं 641। मुद्रा क्रय की शक्ति कमी के आने के कारण क्या है? मुद्रा क्रय की शक्ति में कमी आने के कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड करते हैं। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण आधार है, तो इसका राइट आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण आधार है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष है, तो 2011 से 12। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2011 से 12, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में, तो शक्तिकांत दास हो जाएगा। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। चलते हैं क्वेश्चन पर। थोड़ा डिटेल्स में करंट अफेयर के सवाल है तो अच्छा हो जाएगा, मतलब कि उसको भी अच्छा है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्हें 11 दिसंबर 2011 को पदभार ग्रहण किया और वह रिजर्व बैंक में 25 जनवरी 25वें गवर्नर बने, ठीक है। पूछेगा शक्तिकांत दास कैमें गवर्नर है? 25वें गवर्नर आरबीआई का। चलते सबसे पहला गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, सभी जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 645 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग में पदेन अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग में पदेन अध्यक्ष तब प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हम लोग पिछले भले अभी पढ़े, पद प्रधानमंत्री, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते अगले क्वेश्चन पर। पदेन प्रधानमंत्री। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित से मौद्रिक नीति के गुणांक उपाय है, मौद्रिक नीति का गुणांक उपाय क्या है? साख कोटा निर्धारण, चयनात्मक ऋण नियंत्रण, नैतिक दबाव, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता से अभिप्राय है, उपयोगिता से अभिप्राय क्या है? आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स प्लान जनवादी योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पीपुल्स प्लान जनवादी योजना का प्रतिपादन M.N. रॉय द्वारा, पीपुल्स प्लान जनवादी योजना का प्रतिपादन M.N. रॉय द्वारा किया गया। चलते क्वेश्चन पर। वर्ष 1945 में M.N. रॉय द्वारा पीपुल्स प्लान जनवादी योजना का निर्माण किया गया 1945 में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो अगस्त 1952 में भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ, अगस्त 1952। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई। इसकी प्राकृतिक गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021 से 22 का आकार कितने करोड़ का था? बजट 2021 से 22 का आकार कितने करोड़ का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34.83 लाख करोड़ का, 34.83 लाख करोड़, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बजट के 6 स्तंभ है, कौन कौन देखिए? स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी की अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशन विकास, मानव पूंजी के लिए नवजीवन संरचना करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। कोविड-19 और इसका हो जाएगा कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 रुपये आवंटित किए गए थे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी सेफ रहा, तो इसका राइट आंसर भी सेफ हो जाएगा, भी राइट आंसर भी सेफ रहा। पूछिएगा कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे सेफ रहा? रिकवरी से भी सेफ। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत सरकार में प्रोत्साहन पैकेज के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आवंटित राशि कितनी है? भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज में आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवंटित राशि कितनी है? तो इस पर 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, 20 लाख करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत सरकार के अभियान के 20 लाख करोड़ रुपए है। चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
थोड़ा ही डिटेल्स में करेंट अफेयर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मई 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के साथ आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता का लक्ष्य करना था। यह आर्थिक पैकेज भारत सरकार द्वारा घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का 10% था। चलते हैं क्वेश्चन में। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र की किस योजना से है? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। आयुष्मान भारत जन योजना पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 18 अगस्त 2022 को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया। चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका थोड़ा पुराना करंट है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना तहत छोटे दुकानदारों को कितने रुपए तक ऋण देने के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये। छोटे दुकानदार 10,000 रुपये लेने के लिए ऋण आमंत्रित कर सकते हैं, मतलब कि आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अरुत 2.0 का योजना का नोडल मंत्रालय कौन है? तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमरूत 2.0 का योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। तो आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय हो जाएगा, महुआ हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 656 नंबर क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति के माप के लिए किस समिति की सिफारिश पर चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल समिति हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस समिति के स्थापना हुई? तो उर्जित पटेल की स्थापित किया गया। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना साप्ताहिक आधार पर होता है, यही गलत है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार वर्ष 2012 पर किया, ठीक है। उपभोक्ता के सूचकांक गणना NSO द्वारा किया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक परिवहन तथा भंडारी सभी लागतों में शामिल होता है, सही है। सभी गलत है, गलत आंसर इसका राइट आंसर ये हो जाए, सभी सही है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन 698, इन्फ्लेशन की स्थिति का आय वाले वर्ग को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति का स्थिर आय वाले वर्ग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक प्रभाव कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 659 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय हो जाए, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम लाला लाजपत राय थे। इस संघ की स्थापना वर्ष 1920 में की गई। यह राजनीतिक पार्टी CPI 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? तो 1 मई को मनाया था, 1 मई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया था। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है। पहले मजदूरों को चोट लगा कार्यस्थल मृत्यु हो जाती थी। कार्य में अधिक घंटे से निश्चित नहीं था, मतलब कितना काम करना है। तो अमेरिकी संघ द्वारा 1884 में शिकागो के राष्ट्रीय सम्मेलन मजदूरों के लिए एक वैधानिक समय 8 घंटे निर्धारित किया, ठीक है। जैसे कि 8 घंटा काम करना है। तो कहाँ गया था? 1884 में शिकागो सम्मेलन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर्थिक समृद्धि योजना स्तर में कमी किए बिना मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है? कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि योजना स्तर में कमी किए बिना मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है? तो मुद्रास्फीति कहलाता है, विस्फीति। राइट आंसर सी ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बजट पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत किस चरण के साथ लोकानुदाय लाया जाता है? तो अनुदान मांगते समय, बी ऑप्शन सही है, अनुदान मांगते समय। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 112 आर्टिकल 112 में जाएगा। कह रहे कि संविधान के बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है। बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से प्रचलित है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया। चलते हैं क्वेश्चन पर। बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी मध्य व गत वर्ष की खर्च किए गए खर्चा को शून्य मानकर नए सिरे से बजट के आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो शून्य आधारित बजट कहा जाता है। क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरो बेस बजट। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की
किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी किस्म पाई जाती है? तो ग्रामीण अल्प रोजगारी है, रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, उपयुक्त में से सब हो जाएगा, डी ऑप्शन। इतनी प्रकार की बेरोजगारी किस्म पाई जाती है। चलते क्वेश्चन पर। जनगणना तिथि के जन्म तिथि के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? जनगणना तिथि और जन्म तिथि का अंतराल क्या कहता है? तो आय संरचना कहा था, आय संरचना। जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? आय संरचना। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार का अवसरों उसकी अनुपात में वृद्धि नहीं होती है, तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रोजगार विहीन समृद्धि कहलाता है, रोजगार विहीन समृद्धि कहलाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में असत्य है, गलती है? तो कह रहा है कि एक मिनट थोड़ा कम छोड़ा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री, पहला कथन कह रहा है अथी, पहला ऑप्शन, इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन और महिलाओं की सशक्तिकरण था। क्या सही है? बताइए। असत कह रहा है चुनने के लिए, ठीक है। इस योजना का उज्ज्वला का गैस जैसे गैस नहीं देता ईंधन, स्वच्छ ईंधन, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, तो ये बात सही है। उज्ज्वला योजना के तहत सभी को गैस मिला है ना फ्री में। अगला ऑप्शन है, अगला है दूसरा नंबर ऑप्शन, इस योजना को वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। सही है गलत? तो सही है, 2014 में। इस योजना के लाभार्थी बीपीएल परिवारों में महिलाएं हैं। नहीं, गलती है, 2014 में नहीं किया गया था उज्ज्वला योजना का आयोजन। ये भी सही गलत है। योजना बीपीएल परिवार को मिलता है, सही बात है, स्वच्छ ईंधन सही बात है, लेकिन 2014 में नहीं किया गया था। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल कथन दो असत्य है, दो ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। देखिए 2016 में किया गया था, वही 14 में, वही तो कह रहे हैं 2014 में नहीं, 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना का शुरू किया गया था। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित कार्यक्रम ट्राइसेम संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है, ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को की गया था। सही बात है, ट्राइसेम योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया, 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीपी धर मॉडल पर आधारित 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 की ही सरकार द्वारा गरीबी हटाओ का रोजगार बचाओ नारा दिया गया था, ठीक है। इस पंचवर्ष योजना में कृषि क्षेत्र में पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, लेकिन 1978 में आपातकाल के कारण यह पंचवर्षीय योजनाएं एक साल के पहले ही बंद कर दिया गया, ठीक है, 1978 में बंद कर दिया। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरों में प्रतिदिन कितना रुपये वृद्धि किया गया? 20 रुपया। चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना नरेगा मजदूर में प्रतिदिन 20 रुपये वृद्धि, एक वर्ष के लिए 2000 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध किया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। इससे पूर्ण रूप से इस योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी रोजगार अधिनियम नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2005 में पारित हुआ कि 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत को लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2019 में इस योजना का नाम मनरेगा रखा गया। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा पर गया, नरेगा योजना का नाम क्या होगा? मनरेगा। 2 अक्टूबर 2009 को पर गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2001 अप्रैल पारित किया, 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में नरेगा योजना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसको बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा प्रति 2017 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2017 में 18 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो 6.1 था, 6.1। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय निर्धन ये है, चक्रीय निर्धन क्या है? जो नियंत्रित निर्धन और गैर निर्धन होते हैं उससे चक्रीय निर्धन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने निर्धनता का स्तर का आकलन किया था, तो इसका राइट है परिवार की औसत आय और आधार पर, परिवार की औसत आय आधार पर किया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो समान स्थिति बेरोजगारी। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहता है? समान स्थिति बेरोजगारी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह कितनी होगी? तो 3,000 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किस वर्ष किया गया? तो 2007 में। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2007। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत के किन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए मुद्रीकरण किया गया था? किसके लिए मुद्रीकरण? तो काले धन को समाप्त करना, नकली नोटों पर प्रचलन करना, डिजिटल नोटों पर प्रचलन करना। तो इसका और एक ऑप्शन और देखते हैं क्या करा। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन में। अगला ऑप्शन है, एक मिनट। भारत में अब तक कितनी बार मुद्रीकरण किया गया है? तो 3 बार किया गया। भारत में अब तक कितनी बार मुद्रीकरण किया गया था? 3 बार। भारत में अब तक 3 बार मुद्रीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1946 में 500 और 1000 रुपये के 1000 मूल्य नोटों की मुद्रीकरण किया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में 1000 और 500 एवं 1000 मूल्य वर्ग नोटों की पाबंदी की लगाई गई थी। 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध लगाया था। तो लास्ट कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, याद रखिएगा। मुद्रीकरण नोटों पर प्रतिबंध। चलते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। निम्नलिखित से मुद्रीकरण होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काले धन की कमी, कर वसूली में बढ़ोतरी, नकली नोटों में समाप्ति। राइट आंसर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी सही है। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में भारत में हुए मुद्रीकरण में किन किन मूल्यों के नोटों पर प्रतिबंध किया गया? 2016 में 500, 1000। अभी हम लोग पढ़े 500 और 1000 रुपये का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्सिडी अंतर है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे देने में थोड़ी दिक्कत है बनाने में। सब्सिडी अंतर आर्थिक लगान के रियायती दर है। सब्सिडी अंतर है, क्या कहते हैं? आर्थिक लागत के रियायती दर को सब्सिडी नहीं होती। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 683 नंबर क्वेश्चन, क्या कर देते हैं। सब्सिडी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह सत्य है, ठीक है, सत्य कह रहा है। तो यह एक प्रकार का वित्तीय मदद है जो सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ता को प्रदान की है। सही बात है। सब्सिडी के कारण वंचित लोगों के लिए जरूरी चीज़ों का दाम नीचे आता है। सही बात है। सब्सिडी उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। सही बात, सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 684 नंबर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्न से किस मंत्रालय का अधीन आता है? खाद्य और वितरण विभाग किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में 2016 में मुद्रीकरण के बाद अपनाए गए 500 रुपये नोट के नए आकार क्या है? कहा कि जैन जो नया 500 रुपये मिला है उसका आकार क्या है? तो 6 mm से 150 mm तक है, ठीक है। 6 mm गुने 150 mm क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा? 66 mm से 150 mm हो जाएगा। सॉरी, गलती बोला गया। चलते क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से लाल किले की तस्वीर किस नोट पर बनी हुई है? लाल किले की 500 रुपये नोट पर, लाल किले की 500 रुपये। चलते इसका देख लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के किस नोट पर है छपी हुई है? तो 10 रुपये के। एलोरा की गुफा है 20 रुपये की। हम्पी का रथ 50 रुपये के। रानी की बाग 100 रुपये के। सांची के स्तूप 200 रुपये के। लाल किला 500 रुपये। मंगलयान 2000 तक फिलहाल बंद हो चुका है, लेकिन उस पर मंगलयान का चित्र है। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आखिरी बार मुद्रीकरण कब किया गया था? आखिरी बार तो 8 नवंबर 2016 को। हम लोग भल पढ़े हैं अभी पीछे, 8 नवंबर 2016 को। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के तहत कितने प्रतिशत मूल्य अमान्य घोषित की गई थी? तो 86% मूल्य अमान्य घोषित किए थे। 86%, बहुत ज़्यादा मात्रा होता है। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में हुई नोटबंदी में किस मूल्य वर्ग के नोटों पर प्रतिबंध किया गया था? तो 1000 रुपये और 5000 और 10,000 रुपये, ठीक है, इसी नोटों पर प्रतिबंधित किया गया था। 1978 में हुई नोटबंदी में किस मूल्य के नोटों पर प्रतिबंध किया गया था? 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये पर। चलते हैं क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1978 में भारत में जब मुद्रीकरण किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1978 में तो मोरारजी देसाई थे। अभी हम लोग पढ़े मोरारजी देसाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से मुद्रीकरण करने का उद्देश्य नहीं है। तो नोट निर्माण करना, मुद्रीकरण करने का उद्देश्य कौन है? नोट काले धन का समाप्त करना, सही बात। नकली नोट प्रचलन करना, ठीक। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना और कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना, सही बात। लेकिन नोट निर्गत करना ये मुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं है। चलते क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश को नोटबंदी या मुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी देश को नोटबंदी में मुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए और मुद्रास्फीति के जनित मंदी नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। और सॉरी, ये नहीं हुआ, मुद्रास्फीति जनित मंदी नहीं, और भ्रष्टाचार, काले नोट, काला धन को समाप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ए और सी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली नोटबंदी 1946 में तहत 1000 और 5000 और 10,000 रुपये नोटों बैन किया गया था। इन नोटों को किस वर्ष पुनः प्रचलित लाया गया? तो इसका राइट आंसर 1954 में फिर से प्रचलित लाया गया। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, नोटों को वापसी लेने की सरकार शक्ति नोटबंदी आरबीआई किस धारा में निहित है? नोटों को वापस लेने की सरकार की नोटबंदी में किस धारा में वापस है? तो आरबीआई एक्ट 1934 में धारा 26 का 2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, काला धन शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? काला धन वह है जिस पर अधिकारियों के छुपाने का प्रयास किया जाता है, अधिकारियों से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपये देने की घोषणा की गई? तो 6000 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत की गई? भारत में खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा की गई? तो खाद्य निगम 1964 हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2018 में आरबीआई के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मुद्रीकरण के दौरान अवैध घोषित किए गए नोटों के कितने प्रतिशत हिस्सा बैंकों के पास आ गया था? तो राइट आंसर 99.3% का ही आ गया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी में कौन से लाभ हुए? तो राइट आंसर डिजिटल लेन देन वृद्धि हुआ, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुआ, अर्थव्यवस्था प्रचलित नोटों मुद्रीकरण तुलना में वृद्धि हुआ। राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मुद्रीकरण के बाद वर्ष जब्त किए गए अधिकांश नोटों के किस मूल्य में नियंत्रित नोटों की संख्या सर्वाधिक की? कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2019-20 में वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मुद्रीकरण के बाद वर्ष में जब्त किए गए अधिकांश नोटों की मूल्य वर्ग में नोटों की संख्या सर्वाधिक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं 700 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर 100 रुपये में अधिक मूल्य वृद्धि की, 100 रुपये की। चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 701, मुद्रीकरण के संदर्भ में असत कथन कौन है? मुद्रीकरण के संदर्भ में तो भारत में अभी तक 5 बार मुद्रीकरण किया जा सकता, यही गलत है। असत कथन कर रहा है 5 बार नहीं किया, 3 बार या 3-4 बार, तो गलत कथन यही है। तो इसका राइट मुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन का अंकुश लाना, सही बात है, जाली नोट नियंत्रित करना। मुद्रीकरण का अधिनियम एक्ट 1934 में 26 धारा 226(2) में है, ठीक है। 2016 में नोटबंदी 500,000 नोट बंद किए थे, ठीक है। तो अभी तक 3 बार हो चुका है, नहीं बोले 3 बार, भारत में अभी तक 3 बार मुद्रीकरण किया जा चुका है, 1946 में, 1978 में, 2016 में। पूछेगा भारत में अभी तक कितनी बार मुद्रीकरण किया जा चुका है? तो 1946, 1978, 2016। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन कारण क्या कहलाता है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन करना क्या कहलाता है? तो मुद्रीकरण कहलाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई? एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की शुरुआत कब की? तो 1975 में। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। बफर स्टॉक की अवधारणा शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतर्गत की गई थी? बफर स्टॉक की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका राइट आंसर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर बी ऑप्शन से चौथी पंचवर्षीय योजना की बफर स्टॉक की अवधारणा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के सदस्य नहीं है? आसियान के सदस्य वेनेजुएला हो जाएगा। वियतनाम है, कम्बोडिया है, फिलीपींस है, लेकिन वेनेजुएला नहीं आसियान का सदस्य। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक की घोषणा के द्वारा की गई। 8 अगस्त 1967। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया
सॉरी आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान में कुल अभी 10 देश है, पहले का डाटा है, अभी 10 देश, उस समय के 10 देश हैं, ठीक है। आसियान में 10 देश हैं। 10 देशों का नाम है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, सिंगापुर, लाओस, ब्रुनई, वियतनाम, बर्मा। चलते हैं, 10 देशों का नाम है। चलते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना हो जाएगा, वियना, राइट आंसर। वियना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रेलिया। ओपेक में मतलब कि जो पेट्रोलियम निर्यातक देश को ओपेक में शामिल किया था। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। बगदाद में इसकी स्थापना ओपेक की। इसके सदस्य संख्या 14 है। ओपेक में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो 14 भी देश शामिल हैं। ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, गेबनॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला, सभी शामिल हैं। 14 सदस्य। ओपेक का स्थापना 1960 में किया गया था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित किस संगठन सदस्य नहीं है? भारत किस संगठन सदस्य नहीं है? तो संघाई SCO का नहीं है, एशियाई विकास का है, एशियाई विकास बैंक का, ब्रिक्स का है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, लेकिन संघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है भारत। संघाई सहयोग संगठन का गठन 1996 में 5 देशों समूह संघाई 5 द्वारा की गई। SCO का उद्देश्य सीमावर्ती विवादों का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगठन वर्ष की स्थापना ज्ञात करना है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं, ओपेक का स्थापना 1960 में, ठीक है। और मुद्रा स्फीति का कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, और ये कब समझा रहेगा ऊपर इसके हैं, मिलाते हैं। ये थोड़ा मिलाने में दिक्कत होता था, 1 मिनट। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित है? सही सुमिलित कह रहा है, तो वो यही सही है ऑप्शन, ओपेक 1960 में, यही सही है। अब लोग पढ़ रहे, ठीक है, वो टोटल गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में किया गया था। वहाँ 1945, विश्व व्यापार संगठन 1947 में, और ओपेक का 1960 में, बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली विकास 1995 में, आसियान की स्थापना 1967 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 709 है, विश्व व्यापार संगठन किस संगठन के उत्तराधिकारी है? तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का उत्तराधिकारी? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की किस प्रणाली से सरकार विभागों को ऑनलाइन पोर्टल कंपनियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका राइट आंसर जी और बी द्वारा, जी टू बी द्वारा, जी और टू बी। चलते हैं क्वेश्चन पर, गवर्नमेंट टू वी, गवर्नमेंट टू बिजनेस, अर्थात व्यापार इसी प्रणाली सरकारी विभागों ऑनलाइन पोर्टल कंपनियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन पर, कौन सी एजेंसी द्वारा सदस्य सुलभ लीन सॉफ्ट लोन देती है? कौन सी एजेंसी? तो IDF। चलते हैं क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद IDA विश्व बैंक के सुलभ ऋण खिड़की स्थापना खिड़की है, ऋण का, अच्छा, सुलभ लेन देने का मतलब कि अच्छी सुनहरा आती है, शॉर्टकट रास्ता, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में किए गए थे। चलते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन 712, किस संस्था के निर्माण ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ? कह रहा है किस संस्था का निर्माण ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ? तो विश्व व्यापार हो जाएगा। विश्व व्यापार का विश्व बैंक का हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, लेकिन विश्व व्यापार का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान नहीं हुआ। राइट आंसर विश्व व्यापार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की किस प्रणाली के ग्राहक आपस में ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं? तो इसका राइट आंसर अभी हम लोग ने C2C द्वारा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, अर्थात इसी प्रक्रिया में ग्राहक आपस में ऑनलाइन संपर्क के आधार पर वस्तु को खरीद करते हैं। C2C, राइट आंसर हो जाएगा C। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं ऑनलाइन आधार पर उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर है G2G। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को ऑनलाइन आधार किया था, इसका G2C हो जाएगा। तो G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन के, अर्थात इसी तरह सरकार उपलब्ध कराई गई सेवाओं को ऑनलाइन आधार पर उपलब्ध किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF 1947 में हुआ था, ये गलत है। IB का हो जाएगा 1945, ठीक है। IDA का हो जाएगा 1960, WTO का 1995, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। IMF का 1945 में हुआ था, ठीक है, 1947 में 1945 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945 द्वारा हुआ। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इसका देखिए स्थापना वर्ष है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, IDA का 1960 में, IBRD का 1945 में, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस परिणाम स्वरूप, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस परिणाम स्वरूप हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रेटन वुड्स समझौते के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 1945 में स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व बैंक अर्थात है, विश्व बैंक का अर्थ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्मित विकास बैंक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का तो मनीला फिलीपींस हो जाएगा, मनीला फिलीपींस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में किया गया था, 1966 में जनवरी इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, ठीक है। ADBA मुख्य उद्देश्य है विकासशील सदस्यों देश आर्थिक विकास, समाज प्रगति, ऋण और इक्विटी प्रदान करना। इससे मोस्ट नंबर नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 719 नंबर पहली औद्योगिक क्रांति किस देश से हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश से हुई थी? देश में हुई थी तो ग्रेट ब्रिटेन में। चलते हैं क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उसका 6 अप्रैल 1948 को भारत प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना 6 अप्रैल 1948। राइट आंसर सी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा नवीन और औद्योगिक घोषणा कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा नवीन और औद्योगिक घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट है 24 जुलाई 1991 हो जाएगा। 24 जुलाई 1991 द्वारा भारत द्वारा नवीन और औद्योगिक घोषणा की गई थी, 24 जुलाई 1991। अगला क्वेश्चन है लघु उद्योग पर निम्नलिखित से औद्योगिक नीतियों को किस नीति प्रस्ताव अधिकार जोड़ दिया था? लघु उद्योग निम्नलिखित से औद्योगिक नीति किस नीति प्रस्ताव अधिक जोड़ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं तो औद्योगिक नीति 1977, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या कितनी है? तो 2 हो जाएगा। भारत सरकार औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग संख्या कितनी है? 2। राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं वर्ष 1956 में औद्योगिक नीति में 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए। नई औद्योगिक नीति इसकी संख्या घटाकर 8 कर दी गई। वर्तमान में 6 उद्योग इसे मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान केवल 2 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए है, परमाणु और रेल मंत्रालय हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन। उदारीकरण तथा अनियंत्रितताओं की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य को समाप्त कर दिया। वर्तमान में नीति कितने उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य किया है? तो 4 उद्योग के लिए। वर्तमान में सुरक्षा समृद्ध वर्तमान दृष्टि से 4 उद्योग के लिए अनिवार्य लाइसेंस का तंबाकू वाला के जैसे तंबाकू जिसका फैक्ट्री का रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट, विशेष तरह की खतरनाक रसायन जैसे हाइड्रोसाइनिक अम्ल और जैसे ही प्रकार की उद्योगों के लिए। चलते क्वेश्चन पर। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? 23 है। भारत में कितनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज? भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें 2 BSE और 1 NSE राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉक एक्सचेंज है, बाकी 10 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत की सबसे पुराना स्टॉक कौन सा है? भारत की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सन 1991 में समाप्ति कर दिया गया। तो इसका फेरवानी समिति द्वारा कार्य राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो फेरवानी समिति द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सेबी पिछले कई वर्षों में निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 से घटकर 23 हो गई है? तो किसका? तो CSE कोची, सॉरी ये ऑप्शन हो जाएगा। KSE सौराष्ट्र में KSE एक को समाप्त कर दिया, 24 था 23 हो गया KSE। अगला क्वेश्चन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो इसका राइट है डोल X हो जाएगा, सेंसेक्स हो जाएगा और राइट में C और
PNX हो जाएगा, निफ्टी हो जाएगा, 50 हो जाएगा, निफ्टी और 50, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों के धारित किया है? तो 30 हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो NSE के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में किया गया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है भारत में GST लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? सबसे पहले सिफारिश तो विजय केलकर समिति ने भारत में GST लागू करने की सिफारिश की थी, विजय केलकर। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है अप्रगतिशील कर प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर आय में वृद्धि के साथ साथ करों में दरों में कमी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम कर राजस्व का विभाजन किया था? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कर राजस्व का विभाजन किया था, इसका राइट आंसर है वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वह कर जिसका आकार कराघात व करापात के एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। चलते हैं क्वेश्चन पर, आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का अर्थ है, आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति, आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति, हिंदू, अविभाजित परिवार, फर्म, राइट आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन पर, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार व्यक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति, हिंदू, इनमें से सभी, राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पर, लैफर वक्र निम्न किस मध्य संबंधित दर्शाता है? तो राजस्व व कर की दर। लैफर वक्र किसके मध्य बताता है? राजस्व और कर की दर। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं, GST परिषद के, तो वित्त मंत्री हो जाएगा, वित्त मंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन पर मिलान करना है थोड़ा। GST कब लागू हुआ था? GST लागू हुआ था कब, बताइए। अच्छा, युग को छांटना कह रहा है, ठीक है। GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2007 को, सही बात है। और GST लागू संख्या है 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान, ठीक है। सबसे अंत में GST पारित जम्मू कश्मीर में करने वाला राज्य, ठीक है। GST की प्रकृति प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, यह इनडायरेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं, यही गलत है, असम्मिलित है। GST कैसा कर है? अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट टैक्स है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई कि संसद को GST लगाने का अधिकार होगा संसद को? तो इसका राइट आर्टिकल 266 के तहत भारतीय संसद को यह व्यवस्था की, भारतीय संविधान में व्यवस्था की संसद को CGST और IGST लागू करने का अधिकार है 246 आर्टिकल द्वारा। 246 याद रखिए 246 आर्टिकल द्वारा संसद को IGST और CGST लगाने का अधिकार। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं समान कंपनी निगम कर वर्तमान में है, समान कंपनी का निगम कर वर्तमान दर है, तो 22% हो जाएगा, 22%, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे थे, थोड़ा इसको जूम करते हैं, जूम आउट। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण संदर्भ निम्नलिखित कदमों विचार कीजिए। यह प्राधिकरण GST कानून के तहत एक संस्था तंत्र है जो व्यापार समुदाय के लाभ बनाने वाली गतिविधि नियंत्रित गठन करती है। गलत है, ये भी गलत है। पहला, इस प्रतिनिधि का दाखिल मुनाफाखोरी पता लगाकर उसकी जांच करना और दंडात्मक कार्रवाई करना, ये भी। इसका ना ही 1 और ना ही 2, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सब गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कंपनी द्वारा कंपनी देख के कर निर्धारित सीमा कम हो जाता है तो उसके भुगतान क्या प्रभाव है? यदि किसी कंपनी के देख कर निर्धारित सीमा कम हो तो उसे भुगतान करना क्या है? इसका राइट न्यूनतम वैकल्पिक दर है, न्यूनतम वैकल्पिक कर, राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बजट 2021-22 के अनुसार किस वर्ग को इस वर्ष ITR भरने की अपेक्षा मुक्त कर दिया गया? तो इसका 75 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों कह रहा है कि वर्ष 2021-22 के अनुसार किस वर्ग की ITR भरने की अपेक्षा मुक्त कर दिया, तो 75 वर्ष के ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने का है सरकारी आय तथा व्यय को वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकारी अर्थव्यवस्था प्रभावित करती है नीति क्या कहते हैं? तो राजकोषीय नीति कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट राजस्व खाते के कुल व्यय यदि कुल आय अधिक हो जाए घाटे की मात्रा क्या होगी? तो राजस्व घाटा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन मिलाने वाला फिर से आगे देखते हैं, मिलाने देखते हैं।
BM समीक्षा समिति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़े और कुटुंब की सहायता सत्य कथन का पहचान करें। समिति द्वारा ऋण प्रबंधन राजकोषीय नीति प्रमुख लक्ष्य माना गया, ठीक है। पहला ऑप्शन समिति द्वारा राजकोषीय घाटे को सहनीय सीमा को 2.5% माना है, ठीक है। ए और दो दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है 49 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है, तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे के संदर्भ में कथन सत्य है, कौन सा सत्य कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में दौरान सरकार के अनुमानित घाटे का आकार व्यक्त करते हैं। सही बात है, एक वर्ष में राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष के सरकार समस्त उधार देनदारियों को व्यक्त करती है, ये भी ठीक है, मतलब किससे लिया दिया, तो राइट आंसर है दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे नियंत्रित करने की सहायता नहीं है, तो करों को समाप्त करना यही नहीं है, गलत है। कर को दरों में बढ़ाना, सार्वजनिक व्यय में कटौती करना, सब्सिडी को कम करना, लेकिन है राजकोषीय घाटे नियंत्रण करने का सहायता नहीं है, तो राइट आंसर करों को समाप्त करना, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं वर्ष 2021-22 के संघीय बजट की राजकोषीय घाटे के 2024-25 तक कितने प्रतिशत स्तर लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या ऑप्शन था, तो 4.5%, ठीक है, लगाने का लक्ष्य रखा गया बस 24-25। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्न में कौन सा राजकोषीय निधि का उपकरण नहीं है, तो ब्याज नहीं है, ब्याज दर नहीं है, सार्वजनिक व्यय करारोपण है, सार्वजनिक ऋण है, लेकिन ब्याज दर नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक घाटा कहता है, प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं, तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, प्राथमिक घाटा कहलाता है राजकोषीय माइनस ब्याज भुगतान। चलते अगले क्वेश्चन पर। राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार के नोट छाप कर पूरा कर सकती है उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक घाटा। राजकोषीय घाटा का वह हिस्सा जो सरकार नोट छाप कर पूरा कर सकती है मौद्रिक घाटा कहलाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है FRBM मशीन समीक्षा में समिति का प्रमुख सिफारिश थी, तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। FRBM एक्ट 2003 में संस्थान पर डेबिट मैनेजमेंट एंड फिशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाया गया। डेबिट GDP 60% अधिक ना हो, ऋण प्रबंधन और राजकोषीय नीति प्रमुख लक्ष्य रखा जाएगा, डी ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। जुर्वा घाटा कहते हैं, जुर्वा घाटा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। जुर्वा घाटा कैसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा व चालू खाते के घाटा को जुर्वा घाटा, राजकोषीय घाटा और चालू खाता को जुर्वा घाटा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कृषि मूल्य आयोग वर्तमान में किस नाम से जानता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहा जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कृषि के संबंध में उत्पादनों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे के और में कितनी फसलों को शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर 22 फसलों को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस तो 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मछुआरों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 20,000 रुपये, 20,000 करोड़ रुपये मछुआरों के लिए, 20,000 करोड़ रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं उन्नत बीज रासायनिक उर्वरक कीटनाशक खरपतवार नाशी सिंचाई व मशीनीकरण का उपयोग कृषि उत्पादन वृद्धि में कितना प्रयोग कहलाती है, इसका राइट हरित क्रांति कह रहा है कि उन्नत बीज रासायनिक उर्वरक कीटनाशक और खरपतवार नाशी और मशीनीकरण का उपयोग कृषि उत्पादन वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है हरित क्रांति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पूछ रहा है किससे कौन संबंधित है, ठीक है, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित था बताइए, गुलाबी क्रांति झींगा संबंधित था। सुनहरी क्रांति किससे था, सुनहरी क्रांति तो फलों के उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन हो जाएगा। बादामी क्रांति किससे हो जाएगा, बादामी क्रांति बताइए, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति गलती लगा, सॉरी मिलान करना था, गलती हो गया। गुलाबी क्रांति हो जाएगा कि झींगा से हो जाएगा, गुलाबी क्रांति किससे हो जाएगा, झींगा से। और सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से, ठीक है। और बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से हो जाएगा, बादामी क्रांति। रजत क्रांति अंडा का हो जाएगा, मुर्गी पालन से, अंडा और मुर्गी का। चलेगा क्वेश्चन पर, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं।
अगला 65 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट का सही सत्कथन चुने। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कूट का सही उपयोग करना है। नेशनल एग्रीकल्चर ऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है भाई, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुआ था, पहला ऑप्शन ठीक है। नेफेड के उद्देश्य कृषि बागवानी और वन उपज के विवरण और संग्रह भंडार को व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना और विकसित करना, कृषि मशीन का वितरण करना 1000 रुपये। तो 3 भी ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 66 नंबर क्वेश्चन 766 ई नाम से प्रदर्शित और प्रतिस्पर्धा में आई उसको ध्यान रखते हुए कितनी मंडियों में ई नाम का अंतर्गत लाया जाएगा। तो 1000 मंडियों में ई नाम लाया जाएगा, 1000 मंडी। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कृषि तथा ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय नाबार्ड के स्थान में निम्नलिखित नाम विचार कर दें। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना है। ठीक है, जुलाई में हुआ था, सही बात है। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय फंडिंग कराना। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये गलती है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ बताइए, ये दोनों सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में नहीं होगा, कहाँ बताइए आप लोग। एक मिनट, आप लोग कमेंट में बताइए नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 राइट आंसर। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में हुआ। चलते क्वेश्चन पर। 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था। चलते क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य वार्षिक अंग बागवानी फसलों की कितनी प्रतिशत प्रीमियम राशि फसल बीमा किया गया। तो 5%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से किस उत्पादन में हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा गया है। तो बांस हो जाएगा, 5। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। निम्नलिखित में किस आयोग के सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया। तो यंग हिल्टन आयोग, हिल्टन कमीशन आयोग, सॉरी हिल्टन यंग कमीशन। चलते क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में RBI एक्ट 1934 द्वारा किया गया। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 777। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक RBI के लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 1 मिनट। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संदर्भ में कौन सा सही है। तब RBI के प्रथम ओस्मान स्मिथ, सही बात है, हम पीछे पढ़े। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद RBI के प्रथम गवर्नर CD देशमुख थे, यह सही है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास RBI के 24वें गवर्नर हैं, यही गलती है। 24वें गवर्नर नहीं, 1 और 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। RBI के 25वें गवर्नर होंगे शक्तिकांत दास, इसका नहीं दिया हुआ विवरण, 25वां होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, चलते हैं अगले समय। देखिए RBI के यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत, 24वें नहीं, गलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक को लेखा वर्ष कब से कब तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च हम लोग पढ़ लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये भी पढ़ लिया है। हाँ चलिए, 773 नंबर क्वेश्चन। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय है, रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय है, तो मुंबई में हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अरे अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक की सहायता से कार्यालय निम्न से किस स्थान पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु में नहीं है, चेन्नई में है, दिल्ली में, मुंबई में है। चलते क्वेश्चन पर। वर्तमान में RBI के उप कार्यालय मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता में है। चलते अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा नोट के निर्गत आधार है न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा। वर्ष 1956 में से नोट छापने हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली आरक्षी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। न्यूनतम कोष आरक्षी प्रणाली के अनुसार नोट निर्मित करते समय RBI के पास 200 करोड़ संपत्ति होनी चाहिए, जिससे 115 करोड़ रुपये स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपये विदेशी पूंजी होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इसका कथनों का विचार करें, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है कि RBI से पूछा हुआ है, तो रिजर्व बैंक में अब यह अनुभव करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कुल क्षेत्र उदार
साख नीति की आवश्यकता तो बैंक में चयनात्मक नियंत्रण अपनाता है, गलत है। साख गुणात्मक नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण तरीका साख है। रसनिंग क्या आता है, आरबीआई के कार्य संदर्भ में कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन सही है, केवल 2। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 77 में, निम्नलिखित में कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? तो इसका देखते हैं। तो आरबीआई का काम कौन सा है? तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। कृषि और विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन, ये छोटा बैंक का काम है, ग्रामीण विकास बैंक का। किसानों के लिए ये आरबीआई का काम नहीं है। चलते क्वेश्चन पर। भारत के सिक्कों का ढलाई कौन काम करता है? भारत के सिक्कों का ढलाई कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोड का प्रयोग करें। तो यह शीर्ष बैंक है, सही बात है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, सही बात है। यह व्यापारिक घराने ऋण प्रदान करता है, ये गलत है। यह नाबार्ड का कार्य को निर्देशन करता है, सही बात है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय है, नहीं है? तो इसका राइट है विदेशी वाणिज्य उधार से संबंधित दशाओं की आसान बनाना, यही गलत है, यही सही नहीं है। गैर जरूरी वस्तुओं की आयात निर्यात को प्रोत्साहन करना, भारतीय उधारकर्ताओं के मूल्य वर्ग की मसाल बॉन्डिंग जारी करना, एक प्रशासन बौद्धिक नीति का अनुसरण करना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक राशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है, यही गलती है। इस योजना गरीबी हटाओ मजदूर ऐसे लोग जो संभावित लाभान्वित होंगे जो उसकी जीविका आधारित अन्य रोजगार पर या दूसरे राज्यों में प्रोत्साहन करते हैं। योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध करा सकते, उसमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन असत्य कौन है? इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र वेस्ट में नहीं शुरू हुआ, इसका गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में शुरू हुआ। यहाँ दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल नहीं है, ये गलती है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 63वां है, पुराना डाटा है। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। मानव विकास सूचकांक HDI 2020 की दृष्टि भारत का प्रस्ताव अंक कितना है? तो 0.6 में हो जाए, 0.645। चलते क्वेश्चन पर। मानव विकास सूचकांक 2020 में प्राप्त अनुसार भारत की कौन सी श्रेणी आता है? तो मध्य और मानव विकास, मध्यम मानव विकास में। चलते क्वेश्चन पर। वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2021 के अनुसार विश्व का अशांत देशों कौन सा है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। इस सब पुराना करेंट अफेयर, ठीक है, आप लोग इसको याद नहीं रखेगा, नया वाला। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 140वां है, गलती है, ठीक है। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118वां स्थान है भारत का। चलते हैं क्वेश्चन पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 20 में भारत का स्थान कौन सा है? भ्रष्टाचारी में। तो भ्रष्टाचारी में अभी भारत का स्थान पहले का 86 है, अभी से फिलहाल आप लोग कभी ना कभी बताइएगा, ठीक है। 98 होना चाहिए। चलते क्वेश्चन पर। श्रम बल से तात्पर्य क्या है? श्रम बल से व्यक्तियों को वह संख्या वर्तमान मजदूरों को काम करने योग्य इच्छुक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखांक मिलान अवधारणा आवश्यक है, तो इसका राइट एक अवधि के खर्च उसी अवधि के आगमन में मिलाना चाहिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन किस अवधारणा अनुसार प्रत्येक लेनदेन से कम 2 खातों को प्रभावित करता है? तो मुद्रापन और अवधारणा, मुद्रा मापन और अवधारणा को। चलते हैं क्वेश्चन पर। किसानों के आय को दोगुना करने के लक्ष्य नीति आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस हो जाएगा। पहले का डाटा है, इसे याद नहीं रखेगा, बहुत पहले का है। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए 45 चावल की स्कीम लक्ष्य रखा गया तो 2024 तक। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक इंडेक्स जारी करता है, RBI जारी करता है वित्तीय समावेशन सूचकांक इंडेक्स। लेन देन का अर्थ क्या है? माल सेवा को मुद्रा में विनिमय करना, यह बी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अंकडार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 वर्ष 2020 में भारत की कौन सा स्थान रहा है? तो 20 में 5वां स्थान रहा है। करेंट अफेयर थोड़ा पुराना है तो आप लोग करेंट अफेयर याद नहीं रखे, दूसरा अभी फिलहाल वाला। विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व, हाँ, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? कंसंस वर्ल्ड
वाइड वर्ल्ड हंट इंडेक्स हेल्प कंसर्न वर्ल्ड वाइड व बिल्ट हंगर इन डिल हिलखे हो जाए हिल्फे थोड़ा हिंदी में पढ़ने में अथी अटपटांग शब्द है। अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत कब हुई? अंत्योदय अन्न योजना का नाम तो 2000 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएम शहरी आवास योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2015 में, जून 2015 में। तो हम लोग का आज इकोनॉमिक्स का 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का नहीं देखे डाला हुआ है, जाकर देखिए। एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें थोड़ा पुराना करंट अफेयर था, इसलिए करंट अफेयर स्किप कीजिएगा और उसके अलावा सब इम्पोर्टेंट हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।